हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका बाल विकास का है, चैप्टर 3 है। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके प्रतिपादक कौन कौन है, किन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, और बुद्धि लब्ध वितरण यानी इसे हम IQ कहते हैं वो क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है और इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बुद्धि के सिद्धांत पूछे जाते हैं, जनरली तो सिद्धांत दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके प्रतिपादक कौन है। और एक क्वेश्चन जो आपका IQ से संबंधित होता है, यानी कि एक प्रतिभाशाली, सामान्य या मंद बुद्धि बालक का IQ कितना होता है ये पूछा जाता है, और कभी कभी फार्मूला भी इसका पूछा जाता है। तो चलिए सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। चलिए देख लेते हैं अब बुद्धि से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरीज की। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बुद्धि का प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए बुद्धि का प्रत्यय, सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें कि बुद्धि कहते किसे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि बुद्धि किसे कहते हैं। यहाँ पे एक डिफिनीशन ले लेते हैं, एक परिभाषा ले लेते हैं, और वो जो परिभाषा है वो परिभाषा दी गई है वेसलर के अनुसार दी गई है, ठीक है ना, कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक जो है वो योग्यता होती है, ठीक है ना, जो कि सभी में नहीं होती है। जैसे कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और वो कार्य आपसे अच्छे से नहीं हो पाता, उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, तो जनरली हम कहते हैं ना कि आपके पास बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, जो आप इस काम को ऐसा नहीं कर सकते थे, आपने इस काम को ऐसा कर दिया। तो उद्देश्यपूर्ण ढंग से, यानी किसी काम को करने के पहले एक उद्देश्य बनाया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है, मनन किया जाता है, और साथ ही साथ में वातावरण का भी इफेक्ट जो है बुद्धि पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इन सभी की जो सामूहिक जो योग्यता होती है वो क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। ये वेसलर ने कहा था, लेकिन मैं आपको सिंपल एक अर्थ बताती हूँ बुद्धि का क्या अर्थ हो सकता है। तो बुद्धि जो होती है ये एक कह सकते हैं आपकी एक मानसिक है, ठीक है ना, क्या होती है? मानसिक क्षमता होती है ये बुद्धि। और इसे आप कह सकते हैं कि समान अर्थ में हम कह सकते हैं कि मानसिक क्षमता के साथ साथ में तेजी से किसी काम को सीखने, समझने, स्मरण करने, ठीक है ना, करने की जो योग्यता होती है बुद्धि कहलाती है। यह एक मानसिक क्षमता होती है जो तेजी से किसी भी कार्य को सीखने, समझने, स्मरण करने आदि की योग्यता को बुद्धि कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम देख लेते हैं, क्योंकि हर एक काम जो होता है बुद्धि के हिसाब से ही होता है। अब यहाँ पे बुद्धि के पक्ष देख लेते हैं कि बुद्धि के पक्ष कौन कौन से होते हैं। तो बुद्धि के पक्ष में, जैसे कि बुद्धि के पक्ष में सबसे पहले कार्यात्मक पक्ष होता है, दूसरा संरचनात्मक पक्ष होता है, तीसरा क्रियात्मक पक्ष होता है। तो बुद्धि के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं, ठीक है ना। वो 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं? तो कार्यात्मक पक्ष हो गया, संरचनात्मक पक्ष हो गया, और क्रियात्मक पक्ष हो गया, ठीक है। अब बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। तो बुद्धि के भी 3 प्रकार होते हैं। एक सामाजिक बुद्धि होती है, एक स्थूल बुद्धि होती है, एक अमूर्त बुद्धि होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सामाजिक बुद्धि देख लेते हैं, क्या है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का मतलब होता है कि जो जिस व्यक्ति की बुद्धि वातावरण के साथ जो समायोजन करने की क्षमता जितनी ज़्यादा अधिक होगी, वो सामाजिक बुद्धि उसकी उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। जो व्यक्ति वातावरण के साथ, क्योंकि बुद्धि का वातावरण से गहरा संबंध है, तो जो व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन जल्दी कर लेता है वो सामाजिक बुद्धि कहला जाती है। स्थूल बुद्धि क्या कहलाती है? स्थूल बुद्धि यानी जिस व्यक्ति में सीखने की क्षमता जितनी अधिक होती है उस व्यक्ति की बुद्धि उतनी ही अधिक होती है। यानी हम कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को एक बार आप कोई चीज़ सिखा दें तो वो एक ही बार में सीख जाता है, समझ जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को बहुत टाइम में, बहुत बार में समझते हैं। तो जिस व्यक्ति में सीखने की क्षमता जितनी अधिक होती है उस व्यक्ति में उसकी बुद्धि उतनी अधिक होती है, तो ये स्थूल बुद्धि हो गया। और अमूर्त बुद्धि क्या होता है? तो जिस व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता जितनी अधिक होती है वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है, ठीक है। तो बुद्धि के प्रकार 3 प्रकार की होती है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुद्धि जो है 3 प्रकार की होती है, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, ठीक है। अब देख लेते हैं बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं।
ठीक, 3 तत्व देखेंगे, 3 चीजें भी आपको मिल रही हैं। बुद्धि के पक्ष जो है वो भी 3 है, कार्यात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। बुद्धि के प्रकार भी 3 है, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, और बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व भी 3 है। पहला है वंशानुक्रम। मैंने कहा ना कि वंश का, वातावरण का जो इफेक्ट होता है, बुद्धि का जो संबंध होता है बहुत गहरा होता है, तो वंशानुक्रम, ठीक है। दूसरा है वातावरण, और तीसरा है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया, इन दोनों के बीच की अंतःक्रिया भी इफेक्ट डालती है बुद्धि पे। तो बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व जो है वो 3 है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बुद्धि के सिद्धांत पे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुद्धि के सिद्धांत से। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन से सिद्धांत हैं, कौन से बुद्धि के सिद्धांत हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बुद्धि के सिद्धांत देख लेते हैं और उसके प्रतिपादक देख लेते हैं, ठीक है ना। सिद्धांत और उसके प्रतिपादक, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यह तो बुद्धि का सिद्धांत दे देगा, जैसे एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक या जनक कौन है आपको बताना होगा। तो कौन है? बिने, टर्मन और स्टर्न, तीनों ने मिलकर एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बिने, टर्मन और स्टर्न ने बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि बिने, टर्मन, स्टर्न ने किस बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और वहां पे फिर ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो बिने, टर्मन, स्टर्न है। इसी तरह से द्विकारक सिद्धांत, अब एक कारक के बाद क्या आ गया? द्विकारक सिद्धांत आ गया। तो द्विकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो स्पेयरमैन है, ठीक है। कौन है? स्पेयरमैन जो है द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। बहुकारक सिद्धांत, जो बहुकारक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक थार्नडाइक है, ठीक है ना। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक है। आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, हालांकि मैं तो पीडीएफ अवेलेबल करवा ही रही हूँ, तो पीडीएफ भी रख सकते हैं, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं। उस नोट्स में जो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनको नोट कर सकते हैं। तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक हैं। इसी तरह से समूह कारक सिद्धांत है। समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो थर्स्टन है। कौन है? थर्स्टन है समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक। देखिए कंटिन्यू आ रहा है, एक कारक, फिर एक के बाद 2 तो द्विकारक, 2 के बाद फिर क्या आ गया? बहुकारक आ गया। 3 नहीं, बहुकारक इसमें ले लिया गया, फिर बहु के बाद समूह कारक ले लिया। अब यहाँ पे पदानुक्रमिक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है किसका है? फिलिप वर्नर का है। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है? फिलिप वर्नर का है। चलिए अब और आगे देख लेते हैं इसमें बुद्धि संरचना सिद्धांत। बुद्धि संरचना सिद्धांत जो है वो किसकी है? जिसे हम की कहते हैं त्रिआयामी, ठीक है ना। कभी कभी त्रिआयामी भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बुद्धि संरचना सिद्धांत या त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो जेपी गिलफोर्ड का है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसका है? आरबी कैटल का है। आरबी कैटल का क्या है? तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत है। और बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? तो होवर्ड गार्डनर का है बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है ना। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? होवर्ड गार्डनर का है बहुबुद्धि सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है? तो ये है जीन पियाजे का, ठीक है ना। जीन पियाजे का क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इसी तरह से त्रितंत्र सिद्धांत किसका है? तो त्रितंत्र सिद्धांत जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। किसका है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। चलिए अब इनमें से हम देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन बुद्धि से पूछे गए हैं उनके सिद्धांत और प्रतिपादक से। तो जैसे सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है एक कारक सिद्धांत का, जो बिने, टर्मन और स्टर्न है। द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन है। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक है, ठीक है ना। यहाँ पे समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत जरूर कभी कभी पूछ लेता है जेपी गिल, क्योंकि गिलफोर्ड का है और इनका बहुत बड़ा योगदान है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट मनोविज्ञान में। तो त्रिआयामी सिद्धांत भी पूछ लेता है। और इसके बाद अगर हम आते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट आपके 2 और हो जाते हैं। वो हो जाता है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत जो कि होवर्ड गार्डनर का है, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है। इतने जो सिद्धांत हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसके? बुद्धि के सिद्धांत में। उनके प्रतिपादक कौन कौन से हैं? ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि किस तरह निकाला जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है और सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है
किसी भी अगर आप एग्जाम दे लीजिए, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो या अपर लेवल का हो, उसमें बुद्धि लब्ध को कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होगा वो आपसे पूछा जाता है। तो बुद्धि लब्ध निकालने का फार्मूला आपके सामने है। बुद्धि लब्ध यानी IQ होता है। फिर मानसिक आय, तो आप सिंपल याद कर लीजिए IQ इक्वल टू MA/CA और मल्टीपल 100 कर लीजिए इसे, ठीक है ना। यानी बुद्धि लब्ध इक्वल टू IQ इक्वल टू मानसिक आय जो होता है, मेंटल एज जो होता है, और वास्तविक आय जो होता है वो, और उसमें से किसको गुणा करते हैं, किससे, 100 से गुणा कर देते हैं। तो मानसिक आय MA में, वास्तविक आय CA का भाग देके फिर 100 से उसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, जो कि हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है ना। IQ इक्वल टू MA/CA और मल्टीपल 100 कर लीजिए, इससे याद कर लीजिए, आप याद कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये है। और कभी कभी क्वेश्चन भी दे देता है उसमें कि जैसे एक व्यक्ति का नाम ले लिया और उसमें पूछ लिया कि उसकी जो मानसिक या MA जो है एज इतनी है और उसकी वास्तविक आयु जो है इतनी है, तो उसको आपको अब बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको फिर आपको इसी से उसकी बुद्धि लब्ध IQ क्या होगी, तो आपको इसी फार्मूले के तहत उसको करना होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं बुद्धि लब्ध वितरण। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बुद्धि लब्ध सीमाएं IQ जो है, परसेंटेज तो इतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ बुद्धि लब्ध सीमा IQ पूछा जाता है। जैसे कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है या प्रतिभाशाली बच्चा है, उसका IQ कितना होगा ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो एक जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसका IQ 130 से अधिक होगा, ठीक है ना। क्या होगा, बुद्धि लब्ध यानी IQ जो है वो 130 से अधिक होगा। परसेंटेज आप देख लीजिएगा, हालांकि परसेंटेज कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, सिर्फ उसका परसेंटेज तो आप निकाल लेंगे, इसकी सिर्फ बुद्धि लब्ध IQ जरूर पूछी जाती है। फिर जो प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं उनका जो बुद्धि लब्ध IQ कितना होगा, तो 130। यदि प्रतिभाशाली का है तो प्रखर बुद्धि का 130 ही लेंगे आप, फिर यहाँ पे 121 हो जाएगा, यानी 130 से 121 हो गया। यदि आप नीचे से चाहें तो नीचे से भी कर सकते हैं, नीचे से ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं आपको ले चलती हूँ, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से कर लेंगे तो बहुत आराम से कर लेंगे, ओके। जैसे कि जड़ बुद्धि का पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एक जड़ बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि का मतलब क्या होता है, जिसमें जो बिल्कुल मूर्ख हो, जिसको बोलते हैं ना जड़ बुद्धि, इसमें बिल्कुल भी अकल नहीं है। तो 71 से कम, जिनका IQ 71 से कम होता है वो जड़ बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसी तरह से जिनका IQ हमने 71 जड़ बुद्धि में लिया तो 71 इसमें भी होगा, तो 71 से 80 यानी 71 से 80 जिनका IQ लेवल होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है। इसी तरह से अब 80 है तो 80 से एक आगे ले लेंगे 81, 81 से 90, ओके। तो 81 से 90 किनकी IQ है, मंद बुद्धि वालों की, जिनकी बुद्धि मंद होती है यानी कम होती है, यानी कम से ज्यादा, अल्प यानी थोड़ी और मंद यानी कि होती है लेकिन कम होती है। तो 81 से 90 हो गया। इसी तरह से 91 से 110 ले लेते हैं, जो कि समान बुद्धि के लोग इसके अंतर्गत आते हैं। जनरली ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, समान बुद्धि के बालक जो होते हैं उनकी IQ कितनी होती है, तो 91 से 110 याद रखिएगा, ठीक है ना। अब 111 से 120 किनकी IQ होती है, तीव्र बुद्धि वाले, जो तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं उनकी IQ लेवल यानी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 111 से 120 होती है। अब यहाँ पे 121 से 130 किसकी होती है, प्रखर बुद्धि वाले बालक की होती है। किनकी होती है, प्रखर बुद्धि वाले बालक की जो IQ लेवल है 121 से 130 होती है। और इसी तरह से 130 से जो अधिक होता है वो होता है प्रतिभाशाली बालक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो प्रतिभाशाली बालक का पूछा जाता है, या समान बुद्धि का पूछा जाता है, या फिर मंद बुद्धि का पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, फ्रांस के जो बिने थे उन्होंने बुद्धि मापन के युग का प्रवर्तन माना जाता है। तो बुद्धि का जनक किसे माना जाता है, तो बिने को माना जाता है। फिर बिने ने बिने साइमन के साथ में भी बुद्धि परीक्षण किया था, तो एक बुद्धि परीक्षण जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है, ठीक है ना। उन्होंने साइमन के सहयोग से सन 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किया था, जैसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता, तो उसके जनक भी बिने साइमन ही है, ओके। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार देख लेते हैं। तो इसमें प्रकार में प्रस्तुतिकरण भाषा के द्वारा, इस चित्र या स्थूल सामग्री के द्वारा। तो जहाँ पे प्रशासन प्रस्तुतिकरण करता है वो एक व्यक्ति कहलाएगा,
भाषा के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण होता है वो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाता है, और चित्र या स्थूल सामग्री के द्वारा जो होता है अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। शाब्दिक और अशाब्दिक पे आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं। तो भाषा के द्वारा जो शाब्दिक यानी बोलना, तो भाषा से हो गया, भाषा को हम बोलते हैं। और अशाब्दिक जो बिना देखे किया जाए, तो चित्र हो गए, स्थूल सामग्री हो गई, है ना, डायग्राम वगैरह को देख के, तो वो अशाब्दिक के अंतर्गत आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक व्यक्ति पर और अनेक व्यक्तियों पर, एक व्यक्ति पर शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं, अनेक व्यक्तियों पर शाब्दिक या अशाब्दिक सामूहिक किए जाते हैं। याद रखना है आपको मेन इसमें कि एक व्यक्ति पर शाब्दिक किया जाता है तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होगा, ठीक है ना, और जब एक व्यक्ति पर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जाएगा वो भी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होगा। लेकिन जब अनेक व्यक्तियों पर किया जाएगा तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण सामूहिक हो जाएगा क्योंकि अनेक पे किया जा रहा है, और अशाब्दिक जो होगा वो भी सामूहिक हो जाएगा क्योंकि अनेक व्यक्तियों पर किया जा रहा है। और अशाब्दिक जो होता है वो चित्र स्थूल पर होता है, और शाब्दिक जो होता है वो भाषा पे होता है। यही जनरली ऑलवेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की तुलना कर लेते हैं, ठीक है, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में इनमें भाषा के द्वारा मानसिक समस्याएं प्रस्तुत की जाती है, जैसे मैंने कहा बोलने के द्वारा, और इनमें चित्र या स्थूल सामग्री के द्वारा मानसिक समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं। अशाब्दिक में नॉन वर्बल और ये वर्बल हो जाएगा। इनमें प्रश्नों के उत्तर भाषा के माध्यम से देने होते हैं, और इसमें जो उत्तर होते हैं वो चित्र वस्तु को छांट कर या कुछ करके उत्तर दिए जाते हैं क्योंकि ये शाब्दिक होते हैं। इनका प्रयोग केवल पढ़े लिखे एवं परीक्षण की भाषा जानने वाले व्यक्तियों पर ही संभव होता है, जो बोल सकते हैं, पढ़े लिखे हैं। और इनका प्रयोग जो है निरक्षर, मंदबुद्धि, छोटे बालकों, विदेशियों पर भी किया जा सकता है, जो सिर्फ चित्र को पहचान के ही उसका रिप्लाई कर सकते हैं। इन परीक्षण के परिणाम परीक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित रहते हैं, और इसका जो परीक्षा का परिणाम होता है वो परीक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अप्रभावित रहते हैं, और ये कम व्यय साध्य होते हैं, और इसमें व्यय अधिक होता है, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आपका बुद्धि से संबंधित मेन इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें हमने जाना बुद्धि क्या कहलाती है, बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इनके तत्व कौन कौन से होते हैं, बुद्धि लब्ध यानी आईक्यू क्या होता है, और वितरण यानी कि जो बुद्धि लब्ध सीमाएं आईक्यू जो होती हैं वो कितने बालकों के लिए कितनी रखी गई है, सब कुछ हमने इस वीडियो में देखा। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।